साल का सबसे बड़ा ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल सही सुना, इतिहास के प्यारे विद्यार्थियों के लिए 2025 जाता हुआ 2026 आता हुआ सबसे बड़ा ऑफर। इससे बड़ा ऑफर अभी तक नहीं आया है चंदू सर की क्लास के मंच पर। इतिहास के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 28 तारीख से 5 जनवरी तक यह ऑफर रहेगा। ठीक है, जिसमें इतिहास विषय का अगर आप अर्जुन बैच लेते हैं, जो हमारा फाउंडेशन बैच है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह की कक्षाएं इसमें उपलब्ध है। इस बैच की प्राइस वैसे 10,000 रुपए होती है, पर 2,500 का डिस्काउंट मिलने के बाद में 7,499 रुपए का रहने वाला है। हमारा प्रहार बैच जो लाइव बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, पूरे राजस्थान में लाइव बैच कोई नहीं बता रहा है, हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइव बैच। वैसे इसकी फीस 7,000 रुपए है, पर 2,000 डिस्काउंट करने के बाद में प्राइस हो जाती है 4,999। इतिहास का विरासत बैच जो है, ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है। यह भी नए सिलेबस के आधार पर ही है। इसमें प्रहार बैच की जो क्लासेस होती है, इन क्लासेस को ही रिकॉर्डेड तौर पर उपलब्ध करवाया जाता है। यह बैच केवल और केवल 4,000 रुपए का ही है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रहार बैच के विद्यार्थी अगर कोई क्लास नहीं ले पाते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध रहती है उसी प्रहार बैच में, जिसे अनलिमिटेड बार एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, विश्व इतिहास और इतिहास दर्शन का कॉम्बो पैक है। इतिहास दर्शन है प्राचीन भारत, मध्यकाल, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का जीके का बैच केवल 599 का है। सेकंड ग्रेड एसएसटी इतिहास है। अभ्यास टेस्ट सीरीज है आपकी 799 की। पीजीटी टेस्ट सीरीज है, नोट्स हार्ड कॉपी में है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। न्यू टॉपिक स्पेशल बैच है, राजस्थान इतिहास का वीर बैच है 499 का, और मूल्यांकन टेस्ट सीरीज रहने वाली है 199 रुपए की। तो फिर देरी किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और करिए अपने सपनों को साकार। जय हिंद, जय भारत। याद रखिएगा, नए साल का यह ऑफर 28 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक ही रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ इतिहास विषय की परिचर्चा करने के लिए तैयार होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हमने औद्योगिक क्रांति पर चर्चा कर ली थी, आप सबको इस बारे में भली भांति जानकारी है, और हमने कुछ बातें पढ़ी, विशेष तौर पर हमारे क्षेत्र के उद्घाटनों के बारे में कि किस वैज्ञानिक ने क्या क्या महान काम किया है। कृषि क्षेत्र में विकास पड़ा तो जेथरो टल ने ड्रिल मशीन बनाई 1701 ईस्वी में। यह एक बीज बोने की मशीन हुआ करती थी और जेथरो टल जो है वह यॉर्कशायर का जमींदार था। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद हमने, मेरे प्यारे साथियों, आपके बीच में चार्ल्स टाउनसेंड को लेकर आए। इसने कृषि या फसल चक्र पद्धति दी, सलजम की कृषि, टर्निप टाउनसेंड इसे कहा गया। रॉबर्ट बेकवेल, पशुपालन में सुधार किया इसने। क्लियर, भेड़ की नस्ल में सुधार किया और अब पशुपालन एक लाभदायक व्यवसाय बन गया था। क्लियर हो गई। वैज्ञानिक प्रजनन प्रणाली का जनक रॉबर्ट बेकवेल को ही माना जाता है। इसके बाद अगर थोड़ी सी चर्चा की तो आप याद करिए, चार्ल्स कॉलिंग ने बेकवेल की प्रणाली पर भेड़ की नई नस्ल बनाई थी। भेड़ की नस्ल में सुधार रॉबर्ट बेकवेल ने किया। भेड़ की नई नस्ल तैयार करने वाला चार्ल्स कॉलिंग था। इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज तृतीय ने कृषि को बढ़ावा दिया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? फार्मर जॉर्ज कहा जाता है। आर्थर यंग की पत्रिका एनल्स एंड एग्रीकल्चर है, वह नई खेती का उतार है। यह बात ट्रेवेलियन ने कही थी। इसने नई खेती का आविष्कार किया जिसे हम बाड़ाबंदी कहते हैं। इंग्लैंड में 1792 से 1815 तक 956 बाड़ाबंदी अधिनियम बने थे। एली वीट ने अनाज और भूसे को अलग करने की मशीन बनाई। यह थ्रेशर के समान हुआ करता था। साइरस एस मैक्रोर्मिक यह हार्वेस्टर का आविष्कार करता है। फसल काटने की मशीन थी। जस्टस वॉन लाइबिंग 1840 रासायनिक खाद। वस्त्र उद्योग में क्रांति, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ वस्त्र उद्योग से ही माना जाता है। जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाई थी। यह एक बुनाई यंत्र या उड़न तूरी करगा था। एक दिन में 10 श्रमिकों जितना कपड़ा बुन लिया करता था। जेम्स हावर ग्रीस ने फ्लाइंग शटल में बुनाई के लिए कपड़े की आवश्यकता थी तो धागा चाहिए था, इसीलिए स्पिनिंग जेनी बनाई थी। स्पिनिंग जेनी का सुधरा हुआ रूप वाटर फ्रेम है, जिसका आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। वाटर फ्रेम 1769 में स्थापित की गई थी। जल शक्ति से संचालित होने वाली विश्व की पहली मशीन मानी जाती है। सैमुअल क्रॉम्पटन स्पिनिंग जेनी वाटर फ्रेम को बनाकर स्पिनिंग म्यूल बनाया इसने। कार्टराइट ने शक्ति चालित करगा बनाया, पावर लूम उसे कहा जाता है। एली व्हिटने ने कॉटन जिन
और रिचर्ड आर्कराइट ने स्वचालित बुनाई मशीन और रेलिया सो ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। कांता जी स्वागत है, राधे राधे, नमस्कार भाई सभी को। तो आओ आगे बढ़ते हैं, नई पीपीटी के काम में लेते हैं, क्योंकि पुरानी पे अब लिखा नहीं जाएगा। हर एक की बेसिकली एक कैपेसिटी होती है। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की भी एक कैपेसिटी होती है, मैं पढ़ा रहा हूं तो उसकी भी एक क्षमता होती है ना। और अगर किसी का भी क्षमता से ज्यादा उपयोग करते हैं तो वह दुरुपयोग की श्रेणी में आने लग जाता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बताओ भाई। आप इतने प्यारे प्यारे और नन्हे मुन्ने विद्यार्थी तो आप हो नहीं, मैं जानता हूं, प्यारे प्यारे मैं आपको बोल सकता हूं, इतना मेरा अधिकार है। तो मेरे दोस्त, हमने अंतिम बात करी 1846 में एलियास होव ने सिलाई मशीन का आविष्कार कर दिया। अब कपड़े सिलने की गति बहुत तेज हो गई और समय के साथ इस सिलाई मशीन में लग गई मोटर। क्या ये बात क्लियर हो गई? और जब मोटर लगी तो एक सिलाई मशीन जो है वह कई लोगों की समान कपड़ा सिलने लगी थी। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात आई कि सर सब कुछ हो गया है ना, लेकिन नई शक्ति या भाप का इस्तेमाल हम कैसे करने लगे, है ना। खान उद्योग में शुरू हुआ था सर्वप्रथम भाप का आविष्कार। देखो, औद्योगिक क्रांति के लिए, मैंने आपसे पहले कहा, औद्योगिक क्रांति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या होता है? तो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कोयला और लोहा। लोहा हमारे पास था, लोहे में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कोयला जो है भाई साहब वह खानों से नीचे डीप में जाकर के निकाला जाता था। अब खानों में अगर आपको पता होगा तो कई तरह की समस्याएं होती है। बारिश के दिनों में खानों में जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, आपने अगर नहीं देखी है तो एक मूवी जरूर देखिएगा, रानीगंज। ठीक है, अक्षय कुमार की मूवी आई थी मिशन रानीगंज या रानीगंज के नाम से है। उस फिल्म को जब आप देखते हैं तो आपको कई सारी नई बातें पता चलती है। खान मजदूर जो होते हैं ना, उनकी क्या समस्या, सबसे बड़ी बात यह होती है कि सब खानों में पानी भर जाता है, और जब कोयले का पानी के साथ संपर्क आता है तो एक गैस का निर्माण होता है जिसे CO2 कहा जाता है, और यह मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कई सारे मजदूरों की जो मौत है वही इस वजह से हो जाती है। अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मामला क्या है? नई शक्ति, जिसे हम न्यू एनर्जी कहते हैं, जिसे भाप की शक्ति के नाम से भी जानते हैं, स्टीम एनर्जी कहते हैं। भाप के इंजन आपने देखा होगा। ठीक है, भाप के इंजनों का निर्माण किया जाने लगा या भाप की शक्ति का निर्माण किया जाने लगा, और सबसे पहले खनन उद्योग में इसका उपयोग किया गया। अरे भैया, जहां पर जिस चीज की आवश्यकता होगी वहीं पर तो हम उसका उपयोग करेंगे। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? तो आओ हेडिंग डालिए, नई शक्ति। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा सा बोर्ड पे जो है वो डस्ट जमी हुई है, एक बार इस डस्ट को साफ कर लेते हैं। एक सेकंड का समय देंगे आप मुझे, क्योंकि यार फिर लिखने में मजा नहीं आता है। और बताओ, तबीयत पानी बढ़िया सब? पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना? हम्म, बारिश का मौसम है, खूब नहाया धोया करो बारिश में भी, तो बारिश में ज्यादा भी नहीं नहाना चाहिए, नहीं तो वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब भाई साहब क्या होता है ना, मशीनें जो है ये भी रख रखाव मांगती है कभी कभी। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? चलो जी शुरू करते हैं, नई शक्ति। नई शक्ति का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं न्यू एनर्जी, हिंदी में कहें तो भाप की शक्ति, स्टीम एनर्जी, जिसे हम कहते हैं कुकर। क्या है कुकर में? जब हम आ, आलू पकाते हैं ना, तो आलू जो है वो भाप से ही पकते पानी भर देते हैं, पानी भरने के बाद उसमें आलू डाल दीजिए आप, तो आलू पक जाएंगे कुकर में। भाप की शक्ति का ही तो उपयोग किया जाता है, तो ऐसे याद रखो, भाप का इंजन इस प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है, तो लिखिएगा नई शक्ति।
ठीक है, कुछ बातें लिखिएगा। नई शक्ति या या भाप शक्ति। ठीक है, भाप शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योग में किया गया। ठीक है, आप याद करिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वह कहाँ से हुई थी, तो हम कहते हैं सर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहीं ना कहीं पर हमें सूती वस्त्र उद्योग में देखने को मिलती है। अच्छा कांता, एक बात बताओ, ये जो मैं भी क्लास ले रहा हूँ, मैंने माइक को अपडेट किया है, तो आपकी आवाज वगैरह क्लियर होती है नहीं होती? हम्म, बताओ मुझे एक बार, आवाज वगैरह जो है इनमें सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, थोड़ा सा जरूर सूचना उपलब्ध करवाइएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जी थॉमस न्यूकोमेन, बहुत गजब का व्यक्ति, सॉरी थॉमस सेवरी की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले थॉमस सेवरी। अब इस थॉमस सेवरी ने क्या किया था, याद रखिएगा 1698 ईस्वी में माइनस फ्रेन यानी कि खनक मित्र नाम के एक भाप के इंजन का आविष्कार किया। अब ये क्या काम करता था, इस इंजन को, यस सर सुधार हुआ है, ठीक है धन्यवाद। और अब मैंने जो है एक बेसिकली नया फंक्शन और लगा रहा हूँ ताकि आवाज़ और अच्छे से सुधार होगी। ये तो थोड़ा सा क्लासेस ज़्यादा होती है अभी इन दिनों, इसलिए गला जो है वो बैठा हुआ है, लेकिन आवाज़ धीरे तो नहीं आती होगी मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना। अब देखो इस थॉमस सेवरी ने क्या किया, तो मेरे दोस्त एक आविष्कार किया और उस आविष्कार का नाम आता है माइनर्स फ्रेंड। बताओ भाई क्या नाम है आविष्कार का, तो आविष्कार का नाम आता है माइनर्स फ्रेंड। अब यह आविष्कार किया गया था मूल रूप से 1698 ईस्वी में। अब आप यहां पर इस बात को नोटिस करिए, नाम क्या है भैया आविष्कार का, माइनर्स फ्रेंड। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए कि माइनर्स का मतलब क्या होता है, खनन, यानी कि जो खान होती है ना पानी, उस खान में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द कहलाता है माइन। ठीक है, और माइन में काम करने वाले होते हैं माइनर्स, जिनको हम खनक बोलते हैं या खान मजदूर कहते हैं। तो ये हो गया खान मजदूरों का, कौन हो गया मेरे प्यारे साथियों, याद रखना खान मजदूरों, खान मजदूर जो होते हैं ना उनका एक प्रकार से दोस्त हो गया ये। तो इसको क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह खनक मित्र था। ठीक है, क्या है यह, खनक मित्र है। और ये माइनर्स फ्रेंड क्या था, तो लिखिएगा यह एक एक भाप का इंजन था, भाप का इंजन था। क्या था यह, तो लिखेंगे भाप का इंजन था, नई शक्ति का विकास। ये क्या था साहब, तो लिखो यहां पर, यह एक भाप का इंजन था और इसका प्रयोग खानों से पानी बाहर निकालने हेतु किया जाता था। ठीक है, तो खाइन माइनर्स फ्रेंड मेरे प्यारे साथियों, यह एक भाप का इंजन था
जिसका आविष्कार थॉमस सेवरी ने 1698 में किया था। हिंदी में इसे खनक मित्र कहा जाता है और इसका उद्देश्य था खानों से पानी को बाहर निकालना। चलो चित्र देखते हैं, उपलब्ध जरूर होना चाहिए। ये है सर थॉमस सेवरी। सबसे पहले तो थॉमस सेवरी को देख लो आप, ये चित्र आपके सामने नजर आ रहा होगा। ये भाई साहब जो हैं ये थॉमस सेवरी साहब है। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, मजे में, वेरी गुड। और थॉमस सेवरी जो है मेरे दोस्त, इसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, बाइनर्स फ्रेंड है ये। क्लियर हो गई? चलिए, हम अब तक क्या पढ़ते आए हैं, सच बताना, झूठ मत बोलना। अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि साहब भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। अरे जेम्स वॉट ने तो 1769 में भाप का इंजन बनाया था। उसके पहले जो है ना, वह दो लोग भाप के इंजन का आविष्कार कर सके थे। पहला थॉमस सेवरी था और दूसरा थॉमस न्यूकोमेन था। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? बताओ मुझे। थॉमस सेवरी ने 1698 और थॉमस न्यूकोमेन ने 1712 में भाप के इंजन बना लिए थे। बताओ मुझे। अब तक हम जो है ना स्कूलों में गलत पढ़ते आ रहे हैं, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? क्या सही बताना। तो थॉमस सेवरी था, इसने भाप का इंजन बनाया, नाम था माइनर्स फ्रेंड। इसका प्रयोग खानों से पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता था। यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। अब इसके बाद हम एक व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं और उस व्यक्ति का नाम आता है थॉमस न्यूकोमेन। हेडिंग डालिएगा नंबर 2, लिखिए नंबर 2। नाम आता है, लेट्स कॉल थॉमस न्यूकोमेन। क्या नाम है सर? याद रखना, थॉमस न्यूकोमेन इसे कहा जाता है। अब थॉमस न्यूकोमेन को हम इतिहास में क्यों याद रखते हैं, इस बात को समझिए। ये थॉमस न्यूकोमेन वही व्यक्ति है जिसने 1712 में वाष्प इंजन बनाया था। वाष्प इंजन एक प्रकार से भाप का इंजन होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी। देखो, जब हम कोई सुधार करते हैं ना, तो याद रखिएगा उसमें कमियां रह जाती। जब आपने पहली बार रोटी बनाई होगी तो एक प्रकार का नक्शा बना होगा, उसका कोई और छोर नहीं होता होगा। लेकिन जब आप लगातार कई बार रोटी बना चुके होते हैं तो रोटी बिल्कुल गोल आने लगती है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? फिर तो भाई साहब एक समय ऐसा आ जाता है, एक हाथ में तो मोबाइल और एक हाथ में रोटी का वो बेलने का क्या बोलते हैं, बेलन। और मेरे दोस्त फटाफट ये श्याम, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? ठीक है ना? तो जब सबसे पहले थॉमस सेवरी ने खनक मित्र बनाया, वो ठीक था, कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस उसका नहीं था। लेकिन थॉमस न्यूकोमेन ने सबसे पहले वाष्प इंजन बनाया। यह खर्चीला था, लेकिन यह कम प्रचलन, महंगा बहुत था, इसीलिए लोगों ने इसका उपयोग नहीं किया। तो लिखिएगा इस भाई ने क्या बनाया, इसने वाष्प या भाप इंजन बनाया। और ये इंजन कब बना था? ये बनाया 1712 में। ठीक है, ये इंजन कब बना? तो ये बना 1712 में था। लेकिन इसकी एक कमी थी सर। कमी क्या थी? याद रखना, यह खर्चीला था। ठीक है, अब इस खर्चीले होने की वजह से उपयोग में कम आया, उपयोग में कम आया। क्लियर हो गई? इसलिए इसका इतना उपयोग नहीं हो पाया। ये है सर थॉमस न्यूकोमेन का इंजन। भाई साहब ये इंजन है क्या? इतनी बड़ी साइज थी सर इंजन की, देखो। ये था वास्प का इंजन जो न्यूकोमेन ने बनाया था। इस तरह से एक प्रक्रिया हुआ करती थी, नीचे कोयला डाला जाता था, कोयले को इस रोलिंग के माध्यम से घुमाया जाता था इंजन को। घुमाने के बाद में यह सटलिंग हुआ करती थी और फिर यहाँ से धुआं निकला करता था और यहाँ से जो है इस जगह से बिजली जनरेट होकर के पंप के माध्यम से आगे बढ़ा करती थी। समझ में आ गई क्या? तो एक तरह से टेक्निकली बहुत ज्यादा जबरदस्त था। ये कोयले को जलाने के लिए भट्टी है, ठीक है। कोयले से जो धुआं निकलेगा वो इस पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर एक मजदूर हुआ करता था जो इस हैंडल को ऐसे घुमाया करता था। आपको हैंडल नजर आ रहा होगा। हैंडल घूमने की वजह से ये तार जो है वह वर्टिकल शेप में घुमा करता था। परिणाम स्वरूप इस वायर के माध्यम से बिजली जनरेट हुआ करती थी, एनर्जी जो है वह जनरेट हुआ करती थी। दिमाग बहुत लगाना पड़ता था, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर मामला बैठा नहीं। अब इस इंजन में सुधार की बात होने लगी कि साहब इसमें क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और इसमें सुधार किया जेम्स वॉट ने। समझना सर,
इसमें सुधार किसने किया? तो भाई साहब याद रखना, जेम्स वॉट ने इसमें सुधार किया। लिखिए नंबर 3, जेम्स वॉट। ठीक है, बड़ा गजब का व्यक्ति, इतिहास में आज दिन तक जेम्स वॉट को ही पढ़ाया जाता है कि भाई साहब यही आदमी है जिसने भाप का इंजन दिया था। इसमें सुधार किया और सुधार कर कर इसने भाप, या मेरे दोस्त याद रखना, वाष्प इंजन बनाया। दोनों एक ही है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गई। और यह इंजन जो है 1712 में इसने बना दिया था, थॉमस न्यूकोमेन ने। इसके बाद में 1769 में जेम्स वॉट ने बनाया। ठीक है, 1769 ईस्वी में। तो भाप का इंजन मूल रूप से जो है वह थॉमस सेवरी ने बनाया, लेकिन उसमें सुधार किया थॉमस न्यूकोमेन ने, और वर्तमान रूप दिया जेम्स वॉट ने। क्लियर हो गई क्या बात? यह कम खर्चीला था, हल्का था, इतना ज्यादा मैकेनिज्म नहीं था, उपयोगी रहा, इसीलिए यह प्रचलन में ज्यादा आया था। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह हल्का था। ठीक है, हल्का, वजन में बहुत हल्का था, कम खर्चीला था, इतना खर्चा इसमें नहीं आया करता था, उपयोगी सिद्ध हुआ। और जब कोई चीज उपयोगी सिद्ध हो जाती है तो वह प्रचलन में ज्यादा आ जाती है, प्रचलन में आई। अब एक बात बताओ, जब कोई चीज प्रचलन में आ जाती है तो फिर क्या होता है मेरे दोस्त? उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो 1775 ईस्वी में बर्मिंगम, एक जगह है ब्रिटेन में, बर्मिंगम ने सोहो फाउंड्री नाम से एक इंजन का कारखाना लगाया। किसने? जेम्स वॉट ने। तो समझिए सर, जेम्स वॉट ने बर्मिंगम, नहीं गम दूसरा आता है, ये गम नहीं है, ये तो वो गम है जो छोड़कर भाग जाता है कोई, बर्मिंगम। ठीक है, बर्मिंगम में सोहो फाउंड्री नाम से इंजन का कारखाना लगाया। समझ में आ गई क्या बात? ये क्या है? जेम्स वॉट के इंजन की मांग बढ़ने लगी। क्लियर हो गई। अब जेम्स वॉट के इंजन की मांग बढ़ने लगी तो समय के साथ अब इसका प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी था। जेम्स वॉट अकेला आदमी क्या कर सकता था? कभी भी अकेला आदमी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो जेम्स वॉट ने बर्मिंगम, बर्मिंगम कहाँ पर है याद रखना भैया, यह आपके इंग्लैंड में है ना, इंग्लैंड में ना, बर्मिंगम पैलेस, बर्मिंगम संग्रहालय बहुत प्रसिद्ध है सर। तो उसने साउ फाउंड्री नाम से एक इंजन का कारखाना लगाया था। ठीक है, अब इंजन गति पर काम करता था तो इसने अश्व शक्ति का सिद्धांत दिया। अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर। आपने देखा होगा आपके घर में जो मोटर आती है, पानी की मोटर देख लीजिए, तो उसमें क्या होता है? हॉर्स पावर क्या आती है? आधा हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर, दो हॉर्स पावर, तीन हॉर्स पावर। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? तो उस अश्व शक्ति का सिद्धांत सबसे पहले इसने जेम्स वॉट ने ही दिया था। जेम्स वॉट ने ही सर्वप्रथम अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ठीक है, किसके सिद्धांत दिया? याद रखना, हॉर्स पावर, HORSE आता है। स्पेलिंग वगैरह आप देख लिया करो। हॉर्स पावर का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया भाई? अश्व शक्ति का, यानी कि हॉर्स पावर का सिद्धांत दिया। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर हम मान लीजिए एक अश्व शक्ति की मोटर लेकर आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? एक अश्व शक्ति बराबर एक घोड़ा 1 मिनट में एक पीठ तक 33,000 पौंड क्षमता जो है भार उठाने की क्षमता रखता है, यानी कि 14,969 किलोग्राम। ठीक है, तो यहां पर समझिए अश्व शक्ति, ठीक है, बराबर एक अश्व शक्ति बराबर एक घोड़ा
1 मिनट में 1 पिठ तक, एक घोड़ा है, वह घोड़ा 1 मिनट में 1 पिठ तक 33,000 पौंड मिनट में 33,000 पौंड, यानी कि कुल मिलाकर 14,969 किलोग्राम। किलोग्राम 33,000 पौंड क्षमता का वजन ले जाने में सक्षम होता है। आप पहले लिख लो एक अश्व शक्ति क्या होती है, फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा कि एक अश्व शक्ति में एक घोड़ा जो है 1 मिनट में 1 पिठ की दूरी तक 33,000 पौंड यानी कि 14,969 किलोग्राम की क्षमता का वजन ले जाने में सक्षम होता है। अब कैसे साहब, थोड़ा सा समझिए। देखो मान लो एक घोड़ा है, एक अश्व शक्ति यानी कि एक हार्स पावर, ठीक है। अब मान लो ये एक गाड़ी बनी हुई है, मैं कोई बहुत बड़ा चित्रकार नहीं हूं, ये मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को। ये गाड़ी बनी हुई है, ठीक है। अब इस गाड़ी को क्या है, एक घोड़ा, घोड़े पर यह लगी हुई है, ये घोड़ा है, ये घोड़ा है, इसकी पूंछ, इसके ऊपर एक गाड़ी बंधी हुई है, ठीक है। ये कौन हो गया, ये घोड़ा, एक घोड़ा। अब ये घोड़ा 1 मिनट में कितना चलता है, इसका एवरेज टाइम है 1 फीट का, ठीक है। इसका एवरेज टाइम कितना है, 1 फुट का है, जैसा कि हमने आगे आपको बताया, ठीक है। एक घोड़ा जो है वह 1 मिनट में कितना, 1 पिठ ले जा सकता है, और इस गाड़ी में वजन कितना है, तो याद रखना 33,000 पौंड। 33,000 पौंड को ही क्या कहा जा सकता है, तो मेरे दोस्त 14,969 किलोग्राम। आप समझ में आ गई क्या ये बात, हाँ या ना का जवाब दो। 14,969 किलोग्राम का वजन एक गाड़ी के माध्यम से 1 मिनट तक घोड़ा खींच सकता है। यह घोड़े की हाईएस्ट पावर होती है। आप समझिए, एक गाड़ी बनी हुई है, गाड़ी को एक घोड़ा खींच रहा है, उसकी एवरेज स्पीड मानी गई है प्रति मिनट प्रति स्पीड, यानी कि एक घोड़ा 1 मिनट में 1 फीट आगे बढ़ा, और उसकी पीठ पर कितना सामान लदा हुआ है, 14,969 किलोग्राम। अपने आप में बहुत गजब की क्षमता है सर ये। इसे हम क्या कहते हैं, 33,000 पौंड कहते हैं, और यही क्षमता क्या कहलाती है, यही अश्व शक्ति कहलाती है। अरे बोलो, समझ में आ गई क्या बात, यही अश्व शक्ति कहलाती है, घोड़े की क्षमता कहलाती है, हॉर्स पावर कहलाती है। बताओ भाई, हॉर्स पावर क्या होता है, एक घोड़ा 1 मिनट में 1 फीट तक 33,000 पौंड यानी कि 14,969 किलोग्राम का वजन ले जा सकता है, इसे हम अश्व शक्ति कहते हैं। बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई आदरणीय सभी को। अब देखो भाई साहब, ये था जेम्स वॉट भाई साहब, ये देखो भाई साहब, ये जेम्स वॉट आपके सामने नजर आ रहा होगा, काफी सोच विचार करके इसने इसका निर्माण किया था। और ये है जेम्स वॉट का इंजन, भाप का इंजन, ठीक है। ये क्या है, भाप का इंजन है। ये भाई साहब हैं जेम्स वॉट भाई साहब, और ये भाई साहब जो हैं, ये है इंजन। अब इसमें देखो क्या है ना, बिल्कुल प्रोडक्शन सिस्टम आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कोयला जो है अगर वो कहीं पर डालोगे भी सही ना, तो उसका धुआं निकालने के लिए कोई चिमनी लगी हुई नहीं है। तो फिर क्या है भाई साहब, इस धुएं को यह वर्टिकल फॉर्मेट में भेज रहा है इन ड्रम्स में जो नीचे हैं, इन पर एच और एफ लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। इन एच और एफ नाम के ड्रम में वह धुआं इकट्ठा होगा, यह गर्म होंगे और इससे भी बिजली बनाई जाएगी।
अब कल्पना करो क्या दिमाग लगाया था भाई साहब। और इसको घुमाने के लिए एक साइकिल नुमा आकृति है, इधर एक व्यक्ति बैठ जाया करता था, चेन से जुड़ी हुई होती थी और अपने पैरों के माध्यम से इस इंजन को चलाया करता था। परिणाम स्वरूप ये ऊपर नीचे हुआ करती थी। ओ एन आपको नजर आ रहे होंगे, और ओ एन ऊपर होंगे तो फिर यहाँ पर कोयला ऑटोमेटिक जलेगा और जल करके ऊर्जा का उत्पादन शुरू कर देगा। बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई। ये होती है मेरे दोस्त एक इंजन की क्षमता। जबकि जो थॉमस न्यूकोमेन का इंजन था, आप याद करो, थॉमस न्यूकोमेन के इंजन में एक हैंडल लगा हुआ था एल फॉर्मेट में, जहां पे दिख रहा होगा, ठीक है। इस हैंडल को हाथ से चलाना होता था। और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु को बहुत देर तक हाथ से चलाते हैं तो हम उसे एक लंबे समय तक नहीं चला सकते, जबकि पैरों के माध्यम से हम चला सकते हैं, ठीक है। तो यह इंजन था जेम्स वॉट का, काफी लोकप्रिय हुआ। बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री नाम से इसने एक नई फैक्ट्री भी लगा दी थी। तो सोहो फाउंड्री क्या है, तो भैया याद रखना एक इंजन का कारखाना है। अरे बताओ याद रह जाएगी मेरे छोरो छोरियों, मेरे वीरों मेरी वीरांगनाओं, मेरे मास्टरों मेरी मास्टरनियों, झूठ मत बोलना पाप लगेगा, ठीक है। तो शुरुआत थॉमस सेवरी ने की, इसमें सुधार थॉमस न्यूकोमेन ने की, या फिर जेम्स वॉट ने अंतिम प्रारूप प्रदान किया था, ठीक है। अब भाई साहब सब जगह परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमने लोहे के उत्पादन में तो, लोहा इस्पात उद्योग में तो परिवर्तन किया ही नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। लिखिएगा, लोहा इस्पात उद्योग में विकास। लोहा इस्पात उद्योग में विकास। लोहा इस्पात उद्योग में विकास। समझ में आ गई ना बात। देखो मतलब एक बात, आप औद्योगिक विकास के अंतर्गत आप ये देखिए कि मानव आज कहां से कहां पहुंच गया है। हमने जब प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था तो मनुष्य कैसा था, आदि मानव था। आज वह ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इंजन बना रहा है। थोड़ी देर बाद आप परिवहन के साधनों में देखेंगे तो राइट बंधुओं ने क्या किया था, हवाई जहाज बना लिया था। और आज हम जो दुनिया को देखते हैं तो एआई की टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आजकल एक नया शब्द प्रचलन में आ रहा है, एआई प्लस, यानी कि उससे भी एडवांस, ठीक है। कई सारे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा विस्तृत हम होने वाले हैं, और जो दायरा है वो बहुत सीमित होने वाला है। फिलहाल हम लोहा इस्पात में परिवर्तन देखते हैं, विकास देखते हैं, तो एक नाम आता है अब्राहम डर्बी, ठीक है। यह पहला अब्राहम डर्बी था, इसने 1709 में धमन भट्टी का आविष्कार किया। धमन भट्टी एक ऐसी भट्टी हुआ करती थी जिसमें हम कोक का प्रयोग करते थे। अब ये कोक क्या होता है, पत्थर के कोयले का परिष्कृत रूप होता है, जिसमें ऊर्जा ज्यादा होती है, और धुआं कम निकलता है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, अब्राहम डर्बी। 3 डर्बी पढ़ोगे आप लोग अलग अलग शब्द में अलग अलग जगहों पर। कितने डर्बी पढ़ोगे भाई साहब, 3 डब्बे। पहला डब्बा बता रहा हूं, और इस पहले डब्बे का नाम आता है अब्राहम डर्बी, ठीक है। इस अब्राहम डर्बी ने 1709 ईस्वी में धमन भट्टी का आविष्कार किया। इसे क्या कहते हैं सर, इसे हम प्रथम डर्बी भी कहते हैं, डर्बी फर्स्ट। इसने धमन भट्टी का आविष्कार किया 1709 ईस्वी में, ठीक है, धमन भट्टी। अब इसमें सर्वप्रथम कोक का उपयोग किया गया।
एक बार ऐसे ही पिछली बार जब मैं फर्स्ट ग्रेड की क्लास ले रहा था, अब मेरे बच्चे ने पूरी बात सुनी नहीं, बच्चे का मतलब मेरा विद्यार्थी ने पूरी बात सुनी नहीं, मैंने लिखवा दिया कि सबसे पहले कोक का इस्तेमाल जो है वह इसमें किया गया। अब वो कहता है जी सर कोक का मतलब क्या कोका कोला है क्या? अरे मेरे दोस्त, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हम लोहे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोक क्या लेने आ गया? ठीक है, याद रखना कोक क्या होता है, कोयले का ही एक रूप होता है, तो इसको लिखिएगा कोक क्या होता है। यह पत्थर के कोयले का परिष्कृत रूप होता है, जिसमें धुआं कम व ऊर्जा ज्यादा होती है। समझ में आ गई कोक क्या होता है? बताओ। मैंने क्या कहा था आपसे जिस दिन पहली क्लास ली थी, मैंने कहा भाई मेरी तरफ से जो है ना, वह मैं आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दूंगा। ये है सर प्रथम डरवी, देखो कितना स्मार्ट व्यक्ति है, होने में तो बुजुर्ग है जी, पर मामला बहुत गजब का है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? देखो, जलवा है भाई साहब, जलवा। चलो, इसने जो धमन भट्टी बनाई वह कुछ इस तरह की थी। ये है अब्राहम दर्बी के द्वारा बनाई गई धमन भट्टी। अब इसमें देखेंगे तो मेरे प्यारे साथियों, इसको उपयोग में लेने के लिए कोक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर लिख रहा है नंबर 1 सेमेल्टिंग फर्नेंस ऑफ द यूजुअल प्रिंसिपल, यानी कि यह फर्नेंस यानी कि पिघलाने वाला एक कार्य है जो सामान्य होता है। द बेसेमर फ्रेनेंस, पता नहीं अंग्रेजी में कुछ कुछ लिखा हुआ है। 3 चैम्बरों में से फिर इसको निष्कासित किया जाता था। कितने में से निष्कासित किया जाता था सर? तो याद रखना थी 3 में से। ये है धमन भट्टी, आप देख लो। क्या है यार, ये कभी कभी तकनीकी समस्या आ जाती है इसमें। ये तो भाई साहब हट गए, ये नहीं हट पा रहे, इनको अब हटाएंगे। चलो ये रहने दो इनको, ठीक है ना? समझ में आ गई क्या बात? इसको ये रहने दो, थोड़ा परेशान ज्यादा कर रहा है भाई मेरा। चलिए, तो ये धमन भट्टी है, आप थोड़ा सा हल्का बहुत समझ गए होंगे, ठीक है ना? इस तरह से ये बनाई जाती थी। अब चूंकि उस समय कोई फोटो कैमरा वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो जो होता था वो यही होता था, एक अनुमान के आधार पर। अब इस प्रथम डर्बी का पुत्र हुआ जिसका नाम कहते हैं अब्राहम डर्बी, वह भी वही है, अब्राहम डर्बी। ठीक है, यह प्रथम डर्बी का पुत्र है, प्रथम डर्बी का पुत्र द्वितीय डर्बी। पहले डर्बी का पुत्र है यह, नाम है द्वितीय डर्बी। मतलब आप ये सोचो भाई साहब कि इनके नाम कैसे होते थे। प्रथम डर्बी, द्वितीय डर्बी, तीसरा डर्बी और आएगा। इस भाई साहब ने क्या किया, ढलवा लोहे से पिटवा लोहा। देखो क्या होता था, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले सामान्य रूप में जो लोहा होता था, लोहा अयस्क होता था, उसको पिघला लिया जाता था। पिघल करके एक प्लेट में उसको भर दिया जाता था, धीरे धीरे ठंडा हुआ करता था, हम उसका उपयोग कर लिया था। लेकिन वो भंगूर हुआ करता था। भंगूर कैसे होता है? भंगूर होता है वो टूट जाया करता था और उसका उतना उपयोग नहीं हुआ करता था। तो इस दूसरे डर्बी ने कहा कि ये गलत तकनीक है,
आप जब लोहे को बना रहे हो, उसको पिघला रहे हो ना, तो उसके बाद उसके ऊपर पीटो और उसको पीटते जाओ, खूब पीटो भाई साहब। आपने गाड़ियां लोहार देखे होंगे, वो लोहे के उपकरण कैसे बनाते हो, इसी तरह बनाते हैं ना। उनका प्रारूप यही होता है कि वह लोहे को पीटते जाते हैं, उपयोग और उपकरण बनाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से सुधार आता जाता है और मजबूती आती जाती है। तो इस द्वितीय डर्बी ने यही काम किया, ढलवा लोहे से इसने पिटवा लोहा बनाया। ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाने की तकनीक खोजी। और भाई साहब ये तो आपको पता ही है, किसी भी व्यक्ति को अगर पीटते हैं तो उसमें वह जो है भाई साहब निखर कर ही सामने आता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? भाई साहब बहुत मारा इसको, बहुत मारा। इसके प्रथम पिताजी जो थे ना, प्रथम डर्बी, धे धे धे, उसने। अब इसके चित्र में आपको दिखाता हूँ। अब्राहम डर्बी का दूसरा चित्र नहीं है, हेनरी कोर्ट का है, कोई बात नहीं। तो ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अब्राहम डर्बी को दिया जाता है। अब एक बात याद रखना, पिटवा लोहा जो है ना, पिटवा लोहा मजबूत ज्यादा होता है, मजबूत ज्यादा। ठीक है, यह मजबूत ज्यादा होगा। क्लियर हो गई क्या बात? इसके बाद मूल रूप से हेनरी कोट, इसकी तारीख अवेलेबल नहीं है कि इसने ये काम कब किया था। हेनरी कोट ने 1784 में आलोडन बत्ती का आविष्कार किया। आलोडन बत्ती क्या होती थी, याद रखिएगा, लोहे से जो अशुद्धियां होती थी उन्हें दूर करने का काम करती थी। पडलिंग विधि का आविष्कार इसी ने किया। इसने बेलन मील यानी कि रोलिंग मील का आविष्कार किया। परिणाम स्वरूप लोहे की लंबी लंबी छड़ें बनने लगी। लोहे की छड़ कैसे, जैसे आपने आपके घर में देखा होगा कि जब आपके घर का निर्माण हुआ होगा तो लोहे के सरियों का काम में लिया जाता था, है ना, लोहे के सरिये बड़े बड़े। तो मेरे प्यारे साथियों, वह बेलन मील के माध्यम से ही तैयार किए जाते थे। अभी मैं आपको चित्र दिखाऊंगा तो शायद आप समझ जाएंगे। तो नंबर 3 लिखिएगा, हेनरी कोर्ट। और यह 1784 की बात है, हेनरी कोर्ट, 1784 ईस्वी। इसने क्या क्या काम किया भैया? तो नंबर 1, पहला जो इसने बहुत बड़ा काम किया था, आलोडन भट्टी। धमन भट्टी का आविष्कार अब्राहम प्रथम ने किया था, ठीक है, जिसे प्रथम डर्बी कहते हैं। ठीक है, और ये आलोडन बत्ती है। इसमें पडलिंग विधि, एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे हम पडलिंग विधि कहते हैं। ठीक है, पडलिंग विधि के माध्यम से, पडलिंग विधि के माध्यम से लोहे की अशुद्धियों को दूर किया जाता था। ठीक है, किसके माध्यम से भाई साहब? पडलिंग विधि के माध्यम से। ये थोड़ी सी विधि याद रखना कि पडलिंग विधि जो है, अब देखो याद करो, एक शिक्षक का सबसे बड़े काम क्या होता है पता है आप लोगों को? एक शिक्षक जो है एक विद्यार्थी को गाइड करता है कि आपके एग्जाम में किस तरह के सवाल आ सकते हैं। भैया पडलिंग विधि से सवाल कैसे आएगा कि पडलिंग विधि का मुख्य कार्य क्या था? तो पडलिंग विधि एक ऐसी विधि थी जिसमें लोहे को अशुद्धियों को दूर किया जाता था। क्लियर हो गई? इसी ने दूसरा आविष्कार किया जिसका नाम आता है बेलन मील। अब ये बेलन मील क्या है? ये लोहे की छड़ें बनाने का काम करती थी। लोहे की छड़ें
बनाई जाती थी। सर ये है हेनरी कोट, आप देखो ये हेनरी कोट का वो फोटो है जो कि लगा हुआ है, कहीं जगहों पर लगा हुआ है हेनरी कोट, द फ्यूबल कंपनी ऑफ आर सेंचुरी एंड ऑफ आर सेंचुरी, यानी कि हमारी सेंचुरी का महान आयरन, टू द आयरन ट्रेड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन के लौह व्यापार का अपने आप में यह पितामह है। दिस पोर्ट्रेट इज रेस्पेक्टफुल डेडिकेटेड, ये हेनरी कोट है जिनको यह पोर्ट्रेट डेडिकेट किया गया है, और इन्होंने इस तरह से अपनी मशीनों का आविष्कार किया था। आप देखिए सर, हेनरी कोट, ये बेलन मील बनाने का कारखाना है, ये पिघला हुआ लोहा है, आप देख रहे होंगे एक वर्कर काम कर रहा है, ये ऊपर से एक मशीन है जो लोहे को पीट करके इस तरह से बना रही है, और ये पिघला हुआ लोहा अब लोहे की छड़ें बना रहा है। अरे बताओ क्या ये समझ में आ गई क्या? तो ये तो हो गए भाई साहब हेनरी कोट साहब, और ये हो गई बेलन मील का कारखाना। देख लो आप, मतलब यार कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इन लोगों के पास क्या तकनीक रही होगी। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? एक नाम आता है जॉन विल्किंसन, इसने लोहे के उपकरण बनाए 1770 में, जैसे कुर्सियां बना दी, पाइप बना दी, लोहे की टंकियां बना दी, जिससे चीजों और आसान हो गई। नंबर 4 लिखिएगा, काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये बात याद रखिए। नाम आता है जॉन विल्किंसन, जॉन विल्किंसन, ठीक है। इसने लोहे के उपकरण बनाए, जैसे कुर्सी, पाइप, टंकी आदि। कुर्सी, पाइप, टंकी आदि, ठीक है। इसका चित्र मेरे पास नहीं होगा। पहले के जमाने में आपको ये पता ही होगा ना, किसी तरह की चीजों का उपयोग किया जाता था। ये है जॉन विल्किंसन, आप देख लो, ये है जॉन विल्किंसन। इसने जब अपना पहला पोर्ट्रेट बनवाया ना, पोर्ट्रेट का मतलब होता है अपना चित्र, तो अपने ही द्वारा बनाई गई कुर्सी पर बैठ करके बनवाया था, है ना। पहले की चीजें बहुत मजबूत आया करती थी, आपने भी लोहे की कुर्सियां आपके कॉलेजों में, आपके सरकारी विद्यालयों में देखी होगी, है ना। लोहे की कुर्सियां प्रयोग में ली जाती थी। पहले हमारे घरों में लोहे की बाल्टियां हुआ करती थी, लोहे की टंकियां, हमारे हमने खुद ने लोहे की टंकी देखी हमारे घर में, ठीक है, जिसमें कई तरह की वस्तुओं को भरने में काम, और उन पता है उन चीजों में जंग नहीं लगता था, है ना। पहले लोहे की बाल्टी में हम खूब पानी भरते थे, लेकिन आज दिन तक जंग नहीं लगा उन बाल्टियों में। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? पहले बनाने की विधि ही इतनी गजब की हुआ करती थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं तीसरा अब्राहम डर्बी, डर्बी नंबर 3, ठीक है। अब्राहम डर्बी, इसे क्या कहते हैं? इसे तीसरा डर्बी कहते हैं। तृतीय डर्बी, ठीक है। 1779 ईस्वी में इसने आयरन ब्रिज बनाया। आयरन ब्रिज, आयरन ब्रिज का मतलब होता है जी लोहे का पहला पुल। एक नदी है ब्रिटेन में, नाम है कोलब्रुक डेल, ठीक है। उस कोलब्रुक डेल में सेवर नदी, है ना, कोलब्रुक डेल एक जगह है, वहां पर नदी बहती है, सोन सेवर नदी, उस पर पहला लोहे का पुल बनाया।
कोलब्रुकडेल एक जगह का नाम है। इनमें कोलब्रुकडेल में सेवर्न नदी पर विश्व का प्रथम लोहे का पुल बनाया। अब यहाँ पर 3 सवाल बनेंगे जी। पहला प्रश्न यह कि विश्व के किस देश में सबसे पहले लोहे का पुल बनाया गया? इंग्लैंड में। कहाँ बनाया गया? कोलब्रुकडेल में बनाया। किस पर बनाया? सेवर नदी पर बनाया। 2 सवाल और बनेंगे। कब बनाया? 1779 में बनाया। किसने बनाया? तीसरे अब्राहम डर्बी ने बनाया था। सर ये है विश्व का सबसे पहला लोहे का पुल। आप देखो सर, इसीलिए मैंने इधर इतनी सारी जगह खाली छोड़ी थी। यह है विश्व का सबसे पहला लोहे का पुल। आप इस पुल की एक बार डिजाइन देखो, पुल को बनाने का तरीका देखो। आज दिन तक इतने सालों के बाद भी यह पुल जो है टूटा नहीं है भाई साहब। क्या मजबूती रही होगी। और आज यह पर्यटक स्थल है, कई सारे पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। यह विश्व का पहला लोहे का पुल है। और बहुत गजब की बात यह पूरी तरह लोहे का बना हुआ है। आज दिन तक जंग नहीं लगा। आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो वाओ, ऐसे बोलो बोलो, मजा आएगा। बोलो, मजा आएगा। ठीक है, बड़ा गजब का बना हुआ है सर, लोहे का पुल है। हम लोग तो वहां नहीं जा सकते ना, इसीलिए फोटो खींचकर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? बोलो रे एक बार, फटाफट बोलो, हाँ ना तो किया करो, पाप लगेगा फोकट में नहीं करोगे तो। अब तक हम जितना भी काम कर रहे हैं वह सारा काम लोहे पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तक स्टील यानी कि इस्पात का आविष्कार नहीं हुआ है। 1856 1857 की क्रांति के एक साल पहले हेनरी बेसेमर या बेसेमर हेनरी के द्वारा बेसेमर प्रक्रिया की प्रारंभ की गई। इसने यह इस्पात बनाने की एक प्रक्रिया थी। इस्पात हल्का और उपयोगी और जंगरोधी और सस्ता हुआ करता था, मजबूत हुआ करता था, और यहीं से इस्पात युग की शुरुआत मानी गई है। लिखिएगा नंबर 6, हेनरी बेसेमर। ठीक है, 1756 ईस्वी। इसने किसकी खोज की? डेट्स कॉल्ड बेसेमर प्रक्रिया या बेसेमर प्रोसेस। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यह क्या है? इस्पात। इस्पात का मतलब होता है स्टील। बेसेमर इस्पात बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, इस्पात बनाने की क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है। अब इस्पात क्या है? हल्का, उपयोगी, मजबूत, और सबसे बड़ी बात, जंग नहीं लगता, यानी कि जंग रोधी। ठीक है, जंग रोधी है, हल्का है, उपयोगी है, सस्ता है। सस्ता भी है यह। अब अभी तो महंगा हो गया है, लेकिन उस समय सस्ता हुआ करता था। अब ये मत बोलना सर अब तो बहुत महंगा है। ठीक है ना मैं आपको पहले ही बता दूं। अब मेरे प्यारे साथियों, हल्का है, बहुत कम स्टील में बहुत ज्यादा चीजें तैयार की जा सकती है। हम 1 किलो बर्तन लेकर आते हैं, कितने सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहीं से जो है मेरे दोस्त, हमारे इतिहास में इस्पात युग का प्रारंभ हुआ। इस्पात युग का प्रारंभ। ठीक है, हेनरी बेसेमर की वजह से ही हुआ था यह। सर ये है बेसेमर, हेनरी बेसेमर, आप देख लो।
ठीक है, 1856, 1856, 1756 लिख दिया क्योंकि हम इतनी देर से 1756 पे ही चर्चा कर रहे थे। उस समय कैमरा आ चुका था, आपको पता ही होगा। और यह है हेनरी बेसेमर की बेसेमर प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के माध्यम से इस्पात तैयार किया जाता था। ठीक है, अब यह इस्पात कैसे होता था, ये थोड़ा सा मुझे आज दिन तक इसकी विधि समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं रहा आर्ट्स का विद्यार्थी और यह मामला है जी साइंस का। तो मुझे यह जानकारी पता नहीं लग पाई कि इनको बनाया कैसे जाता था, पर यह बेसेमर प्रक्रिया के अंतर्गत उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण होते थे। ये भाई साहब हेनरी बेसेमर साहब है। ठीक है, इस्पात प्रक्रिया इन्हीं की देन है। स्टील युग, इनको हम स्टील एज कहते हैं। आपको पता होगा भारत के एक उद्योगपति है, ब्रिटेन में रहते हैं, जिंदल। ठीक है ना, लक्ष्मी निवास एल एन जिंदल, ऐसा कुछ नाम है। पर दोस्त इस्पात स्टील किंग माने जाते हैं वह। ठीक है ना, जिंदल स्टील्स जो आता है ना, ये उन्हीं का होता है। तो आज हमने क्या क्या चीजें जो है वह आपके साथ चर्चा करी। नई शक्ति का इस्तेमाल खनन उद्योग में किया गया। थॉमस सेवरी ने 1698 में माइनर्स फ्रेंड खनक मित्र बनाया। यह एक भाप का इंजन था और इसका प्रयोग खानों से पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता था। थॉमस न्यूकोमैन 1712, वाष्प या भाप शक्ति इंजन था। यह खर्चीला था, उपयोग में कम आया। इसमें सुधार होकर भाप इंजन जेम्स वॉट ने बनाया। हल्का, कम खर्चीला, उपयोग प्रचलन में आया। ठीक है, प्रचलन में आया, आई नहीं, आया, प्रचलन में आया। इसके बाद बर्मिंघम ने ही सौ फाउंड्री नाम से इंजन का कारखाना लगाया था। ने ही अश्वशक्ति का सिद्धांत दिया। एक अश्वशक्ति बराबर एक घोड़ा जो है वह 1 मिनट में 1 फीट तक 33,000 पौंड 14,969 किलोग्राम का वजन घसीट सकता है। इसके बाद लोहा इस्पात में अब्राहम डर्बी ने धमन भट्टी बनाई, कोक का आविष्कार किया। कोक क्या होता है, पत्थर के कोयले का परिष्कृत रूप जिसमें धुआं कम और ऊर्जा ज्यादा होती है। अब्राहम डर्बी द्वितीय अब्राहम डर्बी से कहा जाता है। ठीक है, ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाने की तकनीक खोजी। पिटवा लोहा मजबूत होता है थोड़ा सा। हेनरी कोर्ट ने आलोडन भट्टी पदलिंग विधि के माध्यम से लोहे की अशुद्धियों को दूर किया। बेलन मिल लोहे की छड़ें बनाई। इसके बाद जॉन विल्किंसन लोहे के उपकरण, कुर्सी, पाइप, टंकी। अब्राहम डर्बी तीसरा डबरी आयरन ब्रिज बनाया। इंग्लैंड के कोलब्रुक डेल में सेवर नदी पर विश्व का पहला लोहे का पुल बना। हेनरी बेसेमर बेसेमर प्रक्रिया स्टील या इस्पात बनाने की प्रक्रिया। हल्का, उपयोगी, मजबूत हुआ करता था, जंगरोधी था। इस्पात युग की शुरुआत हुई। तो ये है मेरे प्यारे साथियों कुछ बातें जो आप लोगों के साथ हमें करनी थी। तो अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।